एक्सरसाइज स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, जाके आपको लोहा उठाना है, मसल्स बनने हैं। तो हमारा 10 लाख का बिजनेस हुआ, दूसरे महीने में ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल धीरे धीरे। अगेन ड्राई फ्रूट्स आर नॉट अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, इसलिए मैं अभी भी अगर किसी को ट्रेन करता हूँ तो आई पिक द पर्सन आई ट्रेन एंड आई डोंट चार्ज देम। अगर एक नॉर्मल डाइट बनाई जाए, एक मिडिल क्लास का कोई भी बच्चा है, क्या बेस्ट फॉर्म हो सकती है कि घर के खाने से वो सारी चीज़ें निकाल सके? When you train regular people, you're changing one life. But when you are training somebody who's rich and famous, you're changing hundreds of lives. मनी एक ऐसी चीज़ है कि आज स्पोर्ट्समैन जो बहुत अच्छे हैं उन्हें गुटके का भी करना पड़ रहा है। बॉडी बना के मार धाड़ में आप बिल्कुल अच्छे नहीं होते हो, ये चीज़ लोगों को दिमाग से निकाल देना। वो एक गलत फहमी कि आपकी बॉडी अच्छी है तो आप स्ट्रांग हो, तो ये भी ध्यान रखना कि बॉडी बनाने से लड़कियां भी इंप्रेस नहीं होती, लड़के ज़रूर हो जाते हैं। योर बॉडी इज योर टेम्पल। एग्जैक्टली। तो आप टेम्पल को आप गंदा थोड़ी ना रख सकते हैं। मुझे बुक्स वगैरह लिखने का कोई शौक नहीं है, लेकिन मुझे 2015 में बैक इंजरी हो गई और आप बिलीव नहीं करोगे। आज भी इंडिया में ये माइंडसेट है कि बच्चा छोटा है, उसका एक्सरसाइज हमको नहीं कराना है। एंड आई सॉ वन ऑफ योर रील विद योर डॉटर, शी एक्सप्लेन एवरीथिंग। अब ओलंपिक में आप देखें इंडिया की हालत हर बार जैसी है, इस बार कुछ ऐसा नहीं है कि हमने कुछ और एक्स्ट्रा कर दिया। कहने के लिए हम बोलते हैं कि इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज, जीडीपी इतना बढ़ रहा है। नया कोई लड़का गया है, उसको डाइट के साथ साथ सप्लीमेंट लेना चाहिए इन द बिगनिंग, और आफ्टर सम टाइम लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए। वेलकम एवरीवन ऑन अनफिल्टर्ड विद निवित। तो आज का जो वीडियो है वो फिटनेस के बारे में है। इफ़ आई से ओवरऑल हेल्थ के बारे में है कि क्या खाना चाहिए, क्या एक्सरसाइज करना चाहिए, कब करना चाहिए, कितनी नींद लेनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं हमारे फिटनेस से और हेल्थ से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें मुझे क्लियर करनी थी। अब उसके लिए एक राइट पर्सन चाहिए था जिसको रियल नॉलेज हो, क्योंकि लोग तो कुछ भी बोल रहे हैं, चाहे वो देश के नाम पे जोड़ दे रहे हैं, कभी रिलीजन के नाम पे जोड़ दे रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं, किसी को राइट नॉलेज नहीं है इसके बारे में। तो आज के जो गेस्ट हैं वो जितेंद्र चौक से हैं, सभी लोग जानते होंगे, जो फिटर ऐप के ओनर हैं। उन्होंने ही फिटर ऐप को चलाया था और राइट इंफॉर्मेशन मिलती है उस ऐप पे। उसके साथ साथ एक बहुत अच्छी बात है उनके अंदर कि वो कोई भी ब्रांड का ऐड नहीं करते हैं, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो जो नॉर्मल डाइट हो सकती है, जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में खाना आपको मिलता है, उसके थ्रू आप फिट कैसे हो सकते हो, कैसे आपके सिक्स पैक्स हो सकते हैं, कैसे आप रिप्ड दिख सकते हो, ये सारी चीजें उसमें क्लियर की हैं। तो अगर ये भी आपके भी ये क्वेश्चंस हैं तो इस पॉडकास्ट को जरूर देखिएगा। जुड़े रहिए ऑन अनफिल्टर्ड विद निविद। बहुत बहुत स्वागत है जेसी भाई आपका ऑन अनफिल्टर्ड विद निवित। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, इस पे थोड़ा सा अनफिल्टर्ड होने की कोशिश करते हैं कि बिकॉज एवरीबडी इज हैंगिंग अराउंड विद द फिल्टर्स, अलग अलग फिल्टर लगा के घूमते हैं। नाउ फिटनेस ट्रेनर्स जो हैं वो भी बहुत फिल्टर लगा के घूमते हैं, कुछ खुद की लाइफ में कुछ नहीं करते हैं लेकिन दूसरों को बहुत कुछ बता देते हैं। सो वी गोना डिस्कस दिस और इसको थोड़ा सा अनफिल्टर्ड करेंगे। Before that, I would like to give you one compliment. एक हर ऑफिस की एक एनर्जी होती है Right. When you enter, तो हो सकता है कोई बहुत ही बोरिंग और कोई नींद आ रही हो सबको, यहाँ एक एनर्जी है। लग रहा है किसी फिटनेस के ऑफिस में जा रहे हैं। Right. So congratulations, you have created that environment. So how you? I'm good. Thank you so much for doing this. अच्छा लगा आपसे मिलके। Same here. तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप भोपाल से बिलोंग करते हैं। Right. और एक बहुत ही छोटी प्लेस है, काम प्लेस है। ये इतनी बड़ी जो जर्नी है, कैसे आपने स्टार्ट किया और कैसे क्या क्या परेशानी आई लाइफ में, आज इस जगह पहुँच गए हो तो कैसा लग रहा है सब चीज़? That's a trick question. क्योंकि इतनी बार मैं इस सवाल को लोग पूछ चुके हैं ना कि मुझे समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली उसका जवाब क्या देना चाहिए। बट आई थिंक सो जैसा मैंने बताया कि आई एम फ्रॉम भोपाल के पास में जगह है मंडीदीप, वहाँ से। और कभी सोचा नहीं था कि लाइफ में इतना कुछ होगा। चाहत होती है, हर इंसान के अंदर होती है कि लाइफ में कुछ बड़ा करे, बट जब आप एक डब्बे के अंदर रहते हो तो आपको डब्बे के बाहर की दुनिया का पता ही नहीं होता है। ट्रू। जब पता ही नहीं है कि डब्बे के बाहर क्या है तो कोई इंसान उसके बारे में सोच भी नहीं सकता है। तो कई बार ऐसी चीज़ें हैं, जैसे अब यहाँ पे है, ये चीज़ हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कुछ करेंगे। क्योंकि जब मैं पढ़ाई लिखाई कर रहा था स्कूल में, कॉलेज में, तब ये सारी चीज़ें फिटनेस वगैरह किसी को कुछ पता ही नहीं था। ट्रू।
उस समय सब लोग डॉक्टर इंजीनियर बनते थे, मैं भी इंजीनियर बन गया था। भाई उस समय किसको पता था कि यार अच्छा, you were engineer. I was a software engineer. In fact, I worked in software companies for almost 8 years. Wow. Yes. तो उसी तरह से वहाँ से इंजीनियरिंग की जैसे तैसे प्राइवेट कॉलेज से। उसके बाद मैं फिर like I said, I've worked in several MNCs, IBM, L&T, ऐसे काफ़ी कंपनीज में मैंने काम किया। उससे टेक्नोलॉजी का मुझे काफ़ी नॉलेज मिल गया। और बचपन में काफ़ी अनफिट हुआ करता था, तो बचपन से मैंने एक्सरसाइज शुरू कर दी थी। सो आई वाज इन क्लास 8, वहीं पे एक राम भाई का छोटा सा जिम था। Okay. मंडीदीप की जो गली थी उसमें आगे जाके, इट वाज इन द बेसमेंट। Okay, more of देसी gym और 50 रुपया मंथली फी। तो समझ जाओ, वहाँ पे सब और लोकल वहीं के जो गांव के लोग थे वही आते थे। मैं ओरिजिनली पोलाव से हूँ, पोलाव गांव है। Oh, तो okay. पोलाव में लाइक आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन पोलाव, फिर वहाँ से देन वी मूव टू मंडीदीप व्हेन आई वाज आई थिंक 8 or 10 years। Okay. तो फिर वहीं पे सारे लोग पोलाव गांव के आते थे, हम लोग थे, और एक्सरसाइज करना वहाँ पे चालू किया। और फिट तो नहीं हुआ बट मसल्स बनने चालू थोड़े हो गए थे, क्योंकि Okay. उस समय देखिए एक्सरसाइज स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, हाँ, जाके आपको लोहा उठाना, हाँ, मसल्स बनने हैं। true. न्यूट्रिशन जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, तो न्यूट्रिशन मुझे काफ़ी लेट लाइफ में समझ में आया। तो जब मैं तो 2008 में मैं पुणे में आया, फिर उसके बाद मैं मुंबई गया, फिर बैंगलोर गया। तो ये पूरी जर्नी ऐसे चलती रही, मैं एक्सरसाइज करता रहा। Okay. बैंगलोर में थोड़ा थोड़ा मुझे न्यूट्रिशन के बारे में पता चला। And that time also you were working in MNC. IBM, I was in IBM Okay. in बैंगलोर। फिर बैंगलोर में शादी हुई, फिर यहाँ आया पुणे में 2013 में, और फिर यहाँ से मैंने फिटनेस को थोड़ा सीरियसली लेना शुरू किया। आई वाज अबाउट टू बिकम अ डैड। तो मुझे लगा कि यार आई हैव टू बिकम लाइक अ रियली गुड फादर, सेट एन एग्जांपल फॉर माय डॉटर। तो वहाँ पे फिर थोड़े कॉम्पिटिशन्स वगैरह स्टार्ट हुए। आई स्टार्टेड टेकिंग पार्ट इन फिटनेस मॉडलिंग। एक MTV फिटनेस फैन करके एक चैलेंज था। Okay. So did you make any plan कि एक दिन ये करना है? नहीं, Okay. कुछ नहीं, वो होता गया अपने आप। लाइक आई थिंक दैट्स व्हाई आई कीप क्रेडिटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स टू लक, क्योंकि मुझे लगता है कि उस समय द मिनट माय like daughter was about to come in this world, so many things happened which just happened, you know, Oh, and no okay. planning, nothing. ऐसा Things बोलते were भी just हैं coming कि to me. when daughter is coming, something is bringing it. Yes. So I firmly believe कि आपके kids जो होते हैं, आपके बच्चे जो होते हैं, वो आपके लिए या वो अपना खुद का भाग्य अपने साथ भाग्य लेके लेके आते हैं, True. right? So वैसा मुझे लगता है। एंड जैसे my daughter's birth was coming nearer, things were automatically happening. अब Oh. मुझे बुक्स वगैरह लिखने का कोई शौक नहीं है, कभी मुझे ऐसा लगा नहीं था कि मैं बैठ के कोई किताब लिखूंगा। हाँ. लेकिन मुझे 2015 में बैक इंजरी हो गई, और आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने घर पे बैठ के 20 दिन में एक किताब लिख दी। Wow. And that that was get about shredded fitness. document, get shredded, the first document. Wow. और उसको फिर मैंने फेसबुक पे अपलोड किया, वहाँ से लोगों ने उसको पढ़ना शुरू किया। दैट बिकेम एन इंस्टेंट हिट, और वहाँ से फिर फेसबुक कम्युनिटी हमारी बढ़ती चली गई। Okay. तो वन थिंग लेड टू अनदर, फिर लोगों ने बोला कि यार जैसे आप हमें पर्सनली कोच कर दो। तो वहाँ से फिर आइडिया आया कि यार मैं पर्सनली कोच करूँगा, इससे अच्छा एक प्लेटफॉर्म बना देते हैं। प्लेटफॉर्म पे लोग अपने हिसाब से कोचेस सेलेक्ट करके एंड दे कैन टेक कोचिंग, राइट? सो फिर 90,000 रुपये इकट्ठे किए, Okay. एंड देन वी बिल्ड दिस वेबसाइट कॉल्ड squats.in। Okay. वहाँ पे वी स्टार्टेड विद 14 कोचेस, एंड देन पहले साल में हमारा, मतलब पहले महीने में ही हमारा 10 लाख का बिजनेस हुआ। फिर Wow. दूसरे महीने में ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल धीरे धीरे करके That was before the COVID, right? Much before the COVID. 2016 में, 2016. जनवरी 2016 में हमने वेबसाइट लॉन्च की थी। बाय May of 2016 वी वर डूइंग ऑलमोस्ट 1 crore रुपये a month। 1 crore rupee a month. yes. Okay. तो साल के एंड में हमने 10 करोड़ का बिजनेस कर लिया था। एंड उसके बाद में फिर धीरे धीरे बिजनेस हमारा बढ़ता गया, बूट स्ट्रैप करते गए, एंड देन आई थिंक बाय 2020 वी वर डूइंग ऑलमोस्ट 50 crore rupees a year। Okay. Okay. And then we raised funds from Sequoia, Dream Capital, Elysian Park, more recently Rain Matter, and now we do around 120 crores. Yes. So ये जो फिटर का आइडिया था ऐप बनाने का या वेबसाइट बनाने का, यू डिड बाय योर ओन, या फिर इसमें बहुत सारे आइडियाज़ कहीं से लिए कि कैसे इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है? I think initial जो idea था, which was like how to make fitness simple, Okay. that basically came from a WhatsApp group। तो मैं पहले WhatsApp पे लोगों को ट्रेन करता था फ्री में। Okay. तो the idea was more about organization, so it was never about कि लोग मेरे पास आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्योंकि लोग हमेशा आते थे। मेरे WhatsApp पे भी I had 200 people, और फिर उसके बाद में मुझे WhatsApp पे और ग्रुप्स बनाने पड़ रहे थे, इसलिए मैंने Facebook ग्रुप में उसको डाला। Okay. तो डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी,
इज जस्ट दैट कि इतनी ज़्यादा डिमांड थी कि आई वॉज नॉट एबल टू हैंडल इट, और Okay. उसको हैंडल करने के लिए इट वॉज मोर ऑफ मी ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज इट, और एक समय पे फिर इट वॉज बिकमिंग फ्रस्ट्रेटिंग, आई डोंट वांट टू डू दिस। मैंने कहा यार इससे अच्छा एक वेबसाइट बना देता हूँ, I'd rather have these coaches train people, and because फिर क्या हो जाता ना, and I don't train commercially. If you train commercially ना, there is an obligation. I'm not saying that that's bad, but for me training somebody is very sacred. मुझे वो करने में मज़ा आता है, but I can't do it as an obligation. So इसलिए मैं अभी भी अगर किसी को train करता हूँ तो I pick the person I train and I don't Okay. charge them. Wow. Yes, so whoever I've trained Nosair, I've trained Jamie, I've trained Deepak, and now I'm training Revant. Okay. I don't charge. I do it to educate, और मुझे उसमें खुद सीखने में मज़ा आता है, because when I train different kinds of people, it add on to my learning. That's true. You're right. Actually, there are so many retreats. उस पे लोग जाते हैं तो अगर वो पैसे दे के जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कुछ पे कर दिया, दे विल टॉक अबाउट द फूड, दे विल टॉक अबाउट द एनवायरनमेंट, दे विल टॉक अबाउट द पीपल. जैसे विपस्सना है तो वहाँ फ्री में होता है, नोबडी टॉक अबाउट एनीथिंग, कुछ भी खाना दे दो. यू राइट, अगर अच्छी कोचिंग देनी है, अच्छी ट्रेनिंग देनी है तो ऑब्लिगेशन नहीं होनी चाहिए. नहीं वैसा, like I said, see we have 600 coaches, और वो सब कोचिंग देते हैं and they have obligation. Okay. So can't say कि obligation नहीं होनी चाहिए, but I'm at a place where I can do without obligation. Most of the people are not there. They are earning through this. They are running through this. I don't earn through that. So for me, I think it makes sense that I can train people without any obligation. So You have that luxury. I have that luxury. You can say that. Okay, if I can ask you, you said कि you choose. Yes. आप क्या देखते हो? So I do collaboration. Okay. So sometimes there's a barter, which means that, for example, in case of Nosair, he's pretty famous, right? He has like almost 60-70 million followers. Right? 60-70 million across social media. Oh, right? wow. So when we did this entire 6-month series, the videos went viral, and I think we would have received almost 50-60 million views, right? So that was like a good sweet deal, where the whole fitter ecosystem was getting put out in front of international audience. Right? Same as with Revant. Deepak's case, nothing was there. In Deepak's case, it was more like a personal challenge, क्योंकि किसी ने comment में लिखा कि यार जैसे आप सिर्फ रिच एंड फेमस लोगों को ही ट्रेन करते हो. Okay. तो ऐसा कुछ नहीं है. द आइडिया इज टू प्रमोट एजुकेशन एंड अवेयरनेस. सी प्रॉब्लम क्या होती है, जब किसी रिच और फेमस इंसान को ट्रेन करते हो तो सोशल मीडिया पे ना उसको ज़्यादा आईबॉल्स मिलते हैं, व्यूज़ मिलते हैं, आपकी फिलॉसफी सामने जाती है. True. When you put out these videos, क्योंकि नुसार के साथ में we made these 6 videos which are focused on motion, nutrition, community, hydration, rest, right? तो अब एक सिंपल मैसेज है, अगर उनके पास में ऑलरेडी फॉलोइंग है तो आपका एक सिंप्लिसिटी का मैसेज कि यार आप फिट हो सकते हो. इट्स रीचिंग आउट टू मोर पीपल. अब दीपक के केस में क्या हुआ है, ही वॉज 126 kgs एंड नाउ एज ऑफ लाइक येस्टरडे इज 94 kgs. So he has already lost close to 30-35 kgs, और उनका डायबिटीज़ रिवर्स हो चुका है. लेकिन अब वो उनको कुछ व्यूज़ नहीं मिले हैं. वो जो व्यूज़ है वो सिर्फ मेरे पर्सनल यूट्यूब पे है, which I recently started. और दीपक himself doesn't do any blogging, social media thing. right? तो अब क्या हो रहा है कि हालांकि रिजल्ट बाकी सारे लोगों के कंपैरिजन में दीपक हैज़ मच बेटर रिजल्ट्स, लेकिन किसी को पता ही नहीं चल रहा है. तो इसलिए when you train regular people, you're changing one life. Yes. But when you are training somebody who's rich and famous, you're changing hundreds of lives. I agree with you. You're reaching more people. Reaching more people, and those people have the power to inspire more people to become fit. Become fit. Yes. Right. So I'm really impressed with your thing that you don't do collaborations, supplement के. I don't know. उसका क्या रीज़न है? मनी एक ऐसी चीज़ है कि आज स्पोर्ट्समैन जो बहुत अच्छे हैं उन्हें गुटके का भी करना पड़ रहा है. Right. They want to do it because they want to earn money. आपके लिए ऐसी क्या चीज़ है जो आपको रोक देती है कोई भी ऐसा कोलैबोरेशन करने से जो शायद लोगों के लिए ठीक ना हो बोलना? Fitter is a very personal journey. Okay. Fitter start करने से पहले I have gone through a lot of stuff. Okay. So जो से लोगों ने बेवकूफ़ बनाया है मुझे भी. तो मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह से मुझे लोगों ने बेवकूफ़ बनाया है वैसे लोग मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू एटलीस्ट बेवकूफ़ ना बने. तो कुछ एक एथिक्स है, जैसे अब हमारा फिटर का जो कम्युनिटी भी है, इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन बेसिकली व्हाट आई वांटेड एज अ किड,
कि जब मैं छोटा था तो इंस्टेड ऑफ पीपल हेल्पिंग मी दे वर मॉकिंग मी, राइट. सो वो एक चीज़ थी कि यार मेरे साथ जो हुआ वो किसी और के साथ ना हो. तो सेम इज द प्रिंसिपल अप्लाइंग फॉर द कम्युनिटी, सेम इज आवर बिजनेस एथिक. सो सेम अप्लाइज फॉर सप्लीमेंट और एनी ऑफ दीज गिमिक्स कि अगर मेरे साथ ये चीज़ हुई है मैं किसी और के साथ गलत ना हो सके. क्योंकि आई हेट दोज पीपल. Okay. I don't like those people. I don't want somebody hating me for the same reason. You're right. So, if I can ask you, कितने तक आपको propose कर देते हैं the brands कि हम इतने आपको देंगे if you? वहाँ तक पहुँचती नहीं बात. अच्छा. I clearly tell them I don't endorse. But you can understand that I have been reached by every single large supplement company. Like who's who of the world. Everybody has reached out. Okay, even the international one. International ones, बहुत पहले. Not even now. 2017, 2016. Okay. Yes. Great. There is a cause behind, the thing you're doing is really, really impressive. जब मैंने ये ऐप देखा, सारी चीज़ें देखी, so I got very excited and I was really inspired कि I will make one app where we can transform spirituality. क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में जितना ज़्यादा हो रहा है मेरे ख्याल से वो भी ट्रेनिंग के बराबर ही है. Sure. कि किसी भी रास्ते पे लोगों को लेके जा रहे हैं. सो दैट वी विल डिस्कस लेटर आफ्टर दिस पॉडकास्ट इफ यू कैन जस्ट सजेस्ट मी. सो लेट्स गो इनटू द बिगिनिंग. जब कोई लड़का जिम में जाता है उसको कोई भी नॉलेज नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है किसी भी बारे में, उसका क्या माइंडसेट होना चाहिए? अभी क्या होता है वो अपनी बॉडी को माइंड में बना के जाता है कैसी बॉडी बनानी है और उस सपने को कोई भी दिखा देना कि मैं बनवा दूंगा, चाहे वो कुछ भी करे तो वो रेडी हो जाता है, चाहे स्टेरॉइड लेने हो चाहे कुछ भी करना हो. उसका माइंडसेट क्या होना चाहिए जिम जाते हैं? देखो बॉडी बना के तो कोई फ़ायदा नहीं है. ओके. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप बॉडी बना क्यों रहे हो वो चीज़ समझनी है. हालांकि स्टार्टिंग में लोग बॉडी बनाते हैं ताकि वो या तो मार धाड़ कर सकें या लड़कियों को इम्प्रेस कर सकें. टू थिंग्स, राइट. बॉडी बना के मार धाड़ में आप बिल्कुल अच्छे नहीं होते हो. ये चीज़ लोगों को दिमाग से निकाल देना. वो एक गलत फहमी कि आपकी बॉडी अच्छी है तो आप स्ट्रांग हो. You're right. और कोई दुबला पतला सा फाइटर होगा वो भी आपको गंदे लाइन से पेल के चला जाएगा. सो बॉडी बनाने से आप फाइट करना आपको नहीं आता है. True. तो वो एक चीज़ लोगों को दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि बॉडी बन गई मतलब स्ट्रांग. नहीं, बिल्कुल गलत. दूसरी चीज़, अगर आप किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो तो ये भी ध्यान रखना कि बॉडी बनाने से लड़कियां भी इम्प्रेस नहीं होती. लड़के ज़रूर हो जाते हैं क्योंकि वो आएंगे और आपसे पूछेंगे भैया मेरी भी बॉडी बना. राइट. तो वो भी चीज़ गलत है. तो सही कारण क्या होना चाहिए फिर बॉडी बनाने का? बॉडी आप इसलिए बनाओ क्योंकि यार आपकी बॉडी की वो ज़रूरत है. जिस तरह से आप रोज़ शावर लेते हो, आप ब्रश करते हो, उसी तरह से एक्सरसाइज करना, उसी तरह से आपने बॉडी को सही खाना प्रोवाइड करना, ये हमारा धर्म है. True. ये हमारा कर्म भी है, हमारा धर्म भी है. ये हमको करना चाहिए क्योंकि बोलते हैं ना कि आपकी बॉडी में मतलब योर बॉडी इज़ योर टेम्पल. एग्जैक्टली. राइट. तो आप टेम्पल को आप गंदा थोड़ी ना रख सकते हो. आप गंदा खाना खाओगे तो टेम्पल गंदा हो जाएगा. उसी तरह से आप अगर एक्सरसाइज नहीं करोगे आपका वजन बढ़ जाएगा. सो इट्स अबाउट बेसिक हाइजीन. तो आप एक्सरसाइज करो ना कि किसी को इम्प्रेस करने के लिए, और क्योंकि कोई इम्प्रेस होता भी है, और ना ही किसी को मतलब मारपीट करने के लिए. आप बॉडी बनाओ, एक्सरसाइज करो फॉर द राइट रीजंस. जब आप उनको राइट रीजंस के लिए करोगे तो फिर आप रॉन्ग पाथ चूज नहीं करोगे. हाँ, ट्रू. देखो जब आप मंदिर जाते हो तो आप बाहर चप्पल उतार देते हो. और आप चप्पल क्यों उतारते हो? क्योंकि आपको पता है कि आप मंदिर जा रहे हो. लेकिन अगर किसी को मारपीट करने जाओगे तो आप क्या चप्पल उतारते हो? नहीं उतारते ना. राइट. ऐसे ही किसी बैंक में जाते हो तो आप चप्पल उतारते होगे नहीं, मन में गाली बकते रहते हो कि यार ये बैंक में इतना पैसा मुझे लोन नहीं दे रहा है. राइट. तो आप जो काम करते हो उस काम के लिए अगर आपके मन में रिस्पेक्ट है तो आप उसको सही ढंग से करते हो. तो अगर आप अपनी हेल्थ के प्रति आप उसको सही ढंग से करोगे तो फिर आप गलत रास्ता चूज नहीं करोगे. तो जिस दिन आपने अपने हेल्थ के लिए, हेल्थ बनाने के लिए, बॉडी बनाने के लिए कारण सही ढूंढ लिया कि क्यों कर रहा हूँ मैं, उस दिन आप रास्ता भी सही चूज कर लोगे. राइटली सेड. अगर ये माइंडसेट क्लियर हो कि मुझे खुश रहने के लिए और अपनी बॉडी में एक तरह से ये लगे कि आई एम हैप्पी, हाइजीन, यस, क्लियर है सब कुछ, एंड देन यू कैन बी फिर आप गलत रास्ता चूज करोगे नहीं करोगे. सो एक रिसर्च हुआ था गुड़गांव पे स्पेशली किया गया था कि लोग एकदम से पैसा आया था, ज़मीन बिकी थी तो बहुत सारा पैसा था. सो दे वांटेड टू लुक गुड, बड़ी गाड़ियाँ आ गई थी, सब कुछ था, तो जिम करना उन लोगों ने स्टार्ट किया.
और यही दो रीजन थे कि एक अच्छा दिखना था और मारदार में वो ना हो और लड़कियां इम्प्रेस हो. सो दे यूज्ड टू गो टू क्लब बॉडी बना के, बट ये होता नहीं था. सो दे यूज्ड टू बी क्राइम, लॉट्स ऑफ क्राइम. तो गुड़गांव का ये बहुत निकल के आया था कि बॉडी बनाना इज द क्राइम, बट लोगों को समझ में नहीं आ रहा था क्यों. आई थिंक थ्रू दिस पॉडकास्ट दे विल बी क्लियर कि हमारा माइंडसेट कुछ और था, हमारी एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी. तो इस वजह से हुआ. ब्यूटीफुल. बच्चों का बहुत होता है कि आज भी इंडिया में ये माइंडसेट है कि बच्चा छोटा है, उसका एक्सरसाइज हमको नहीं कराना है. एंड आई सॉ वन ऑफ योर रील विद योर डॉटर. She explained everything. कि I do exercise. You know, it was a beautiful reel. So if you can just explain कि बच्चा किस एज में आके एक्सरसाइज स्टार्ट करे. Though you know, lots of people knows, but still there are so many. What do you think? See, बच्चे की एक्सरसाइज आप किसी भी उम्र में करवा सकते हैं. Okay. एक्सरसाइज के ऊपर डिपेंड करता है. ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी. अब ओलंपिक में आप देखें इंडिया की हालत हर बार जैसी है. इस बार कुछ ऐसा नहीं है कि हमने कुछ और एक्स्ट्रा कर दिया. इंडिया कहने के लिए हम बोलते हैं कि इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज, जीडीपी इतना बढ़ रहा है, लेकिन उस हिसाब से इंडिया की हेल्थ, उस हिसाब से इंडिया का स्पोर्ट उतना आगे नहीं बढ़ रहा है. अभी भी देखें आप तो हम हर साल ओलंपिक्स में एक एक गोल्ड मेडल के लिए तरस जाते हैं. वहीं पे कई कंट्रीज़ हैं, चाइना, जापान, रशिया, यूएस और भी बहुत सारी कंट्रीज जिनकी जीडीपी हमारी कंट्री से छोटी है, वो भी कई मेडल लाती है, क्योंकि वहाँ पे स्पोर्टिंग कल्चर है. हमारे यहाँ पे स्पोर्टिंग कल्चर नहीं है. और आप एक एवरेज ओलंपियन की अगर एज देखें तो रफली 24 से 26 साल में एक बंदा गोल्ड मेडल जीत जाता है. गोल्ड मेडल जीतने के लिए कम से कम इंसान को 15 से 20 साल की ट्रेनिंग चाहिए. अगर 15 से 20 साल की ट्रेनिंग चाहिए और 24 से 25 अगर उसकी एवरेज एज है, तो उस व्यक्ति ने 8 से 10 साल की उम्र में शुरू किया होगा. सही बात है. तो जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस है कि आपका बच्चा कुछ देश का नाम रोशन करे और कुछ मेडल लेके आए. तो बाकी सारी कंट्रीज़ में काफ़ी जल्दी स्टार्ट हो भी जाती हैं सारी चीज़ें. अब ऐसा नहीं है कि ये सारी कंट्रीज जो हैं इनको मेडल्स इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि यू नो वहाँ पे सिर्फ पैसा है. पैसा हमारे पास में भी है. इंडिया भी हर साल हम काफ़ी पैसा खर्च करते हैं. अपने गवर्नमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कर रही है ठीक ठाक, लेकिन एक माइंडसेट जो है कि हमें बच्चों को एक्सरसाइज नहीं करवाना, हमें उनको स्पोर्ट्स नहीं करवाना वरना हाइट रुक जाएगी, ये बहुत बड़ा वो एक रोड़ा बन जाता है. दूसरा, माँ बाप को लगता है कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई पे हमको फोकस करना है, हमको स्पोर्ट्स पे फोकस नहीं करना है. हाँ, वो दूसरा एक प्रॉब्लम है. आप आज क्रिकेटर्स को भी देखेंगे ना तो जनरली बच्चे वही हैं जो थोड़े से क्लास में पढ़ाई लिखाई उतना नहीं करते थे और ज़बरदस्ती में लड़ भिड़ के जैसे तैसे पहुँचे. तो अभी भी हमारा कल्चर वैसे ही है कि इंसान को फाइट करना पड़ रहा है उसकी कंट्री के लिए, खेलने के लिए. उसको अपने माँ बाप को कन्विंस करना पड़ रहा है कि नहीं, मैं एक क्रिकेटर बन के, एक फुटबॉलर बन के, एक हॉकी प्लेयर बन के भी पैसा कमा सकता हूँ. तो वो थोड़ा माँ बाप को समझना चाहिए. थोड़ी समय की एक नज़ाकत जिसको बोलते हैं वो समझनी चाहिए उनको. अभी रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट किया है जो ओशो के ब्रदर हैं, रियल ब्रदर. तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की थी कि पहले बहुत ज़्यादा सप्रेशन होता था वुमेन का, बट उन्होंने लड़ा और वो आ रहे हैं लेवल पे आ रहे हैं. बच्चों के अंदर लड़ने की क्षमता नहीं होती क्योंकि छोटे होते हैं, पेरेंट्स सप्रेस. हाँ, सो पेरेंट्स उनको स्पिरिचुअली और फिजिकली अपने तरीके से चलाने में लगे हुए हैं, तो वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं. तो मेरे ख्याल से क्रेडिट गोज टू पेरेंट्स, इस वजह से वो जिम नहीं कर पा रहे हैं. व्हाट डू यू थिंक? या फिर पेरेंट्स आर वन ऑफ द बिगेस्ट रोड ब्लॉक. आई एग्री. क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे अगर एक सेब है तो सेब के पेड़ के आजू बाजू ही गिरता है. तो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के जो जीन्स हैं, उनकी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत हद तक, कुछ हद तक नहीं, बहुत ज़्यादा हद तक अपने बच्चों की लाइफस्टाइल को और उनकी जो आउटपुट होता है उसको अफेक्ट करती है. राइट. तो जिस तरह से पेरेंट्स होंगे, जिस तरह से उनका बिहेवियर होगा, वही उनके बच्चों का बिहेवियर होगा. और वो बोलते हैं ना कि चोर का बेटा चोर, पुलिस का बेटा पुलिस. 90% केसेस में वही होता है. 2-4%, 10% केसेस होते हैं जिसमें कि बच्चा कुछ और बन जाता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में यही होता है. राइट. तो अगर कोई खिलाड़ी होगा तो खिलाड़ी का बेटा खिलाड़ी बढ़ेगा. अगर उसकी फैमिली में कोई हिस्ट्री नहीं है स्पोर्ट्स की तो बच्चा कैसे बन पाएगा? फिर तो उसे बहुत ही लड़ना पड़ता है, बहुत लड़ना पड़ेगा उसको फिर. ट्रू. सो अगर किसी बच्चे को करना है, फॉर एग्जांपल पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा एक्सरसाइज करे, बट कोचेस को भी उन्हें लगता है कि कोचेस को वो नहीं है, नॉलेज नहीं है, उनको भी नॉलेज नहीं है. कहाँ से शुरुआत करें?
कार्डियो से करें या फिर कोई लाइट एक्सरसाइज, बॉडी वेट एक्सरसाइजेस, कौन सी एक्सरसाइजेस से वो स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए, एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स थोड़ा अलग है यहाँ पे। एक्सरसाइज जो होती है वो फाउंडेशन होती है। तो आप कोई भी स्पोर्ट होता है, किसी भी स्पोर्ट में अगर आपको अच्छे से खेलना है, उसमें आपको इंजरी फ्री रहना है, तो आपको एक क्या बोलते हैं उसके लिए एक बेस तैयार करना पड़ेगा। तो बेस जो होता है वो तैयार होता है आपकी एक्सरसाइज से। तो अब एक्सरसाइज में कई तरह की एक्सरसाइज हो जाती है। आपकी वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस हो जाती है जो कि आपकी बॉडी के बोन हेल्थ को इम्प्रूव करती है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। फिर आपकी मोबिलिटी हो जाती है, फिर आपकी स्ट्रेचिंग हो जाती है जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करती है, राइट। फिर उसके बाद में आपकी पावर ड्रिल्स हो जाती हैं जो कि आपकी हाई इंटेंसिटी जो आप मूवमेंट्स करते हैं उनको इम्पैक्ट करती है। फिर स्पोर्ट्स स्पेसिफिक एक्सरसाइज होती है जो कि आपको स्पोर्ट्स में भी एड करती है। तो ये प्रोग्रामिंग जो है वो आपका जो स्पोर्ट्स का कोच होगा वो एक बेटर तरीके से आपके लिए प्रोग्राम कर सकता है अपने बच्चे के लिए। सो ये एक रिसर्च हुआ था, उसमें पहले बोला था कि आप फिटनेस पार्ट को अलग रखो। फॉर एग्जांपल एक हॉकी प्लेयर तो उसका फिटनेस अलग होता था, करेक्ट, और हॉकी अलग होता था, राइट। फिर उनको ट्राई करते थे कि कॉम्बिनेशन बन जाए दोनों का। सभी का फिजिकल ट्रेनिंग एक जैसी होती थी सारे स्पोर्ट्स की, राइट। नाउ एवरीबॉडी इज डूइंग स्पेसिफिक ट्रेनिंग जो आपके हॉकी में आपको हेल्प करने वाली है। तो आई थिंक दैट कैन बी द राइट अप्रोच। स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग ज़रूरी है क्योंकि हर स्पोर्ट्स में एक ओवर यूज इंजरी होती है। ओके। और ओवर यूज इंजरी को बचाने के लिए आपको एक एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स स्पेसिफिक करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप हर स्पोर्ट्स के लिए एक जेनेरिक एक्सरसाइज करोगे तो वो आपकी ओवर यूज इंजरी को प्रिवेंट नहीं कर पाएगी। आप देखें कोई भी स्पोर्ट जो होता है उसमें जो आपके मूवमेंट्स होते हैं वो कभी भी आपके जो मूवमेंट्स होते हैं वो बैलेंस मूवमेंट्स नहीं होते हैं, वो आपकी बॉडी को हमेशा इम्बैलेंस स्टेट में पुट कर देते हैं। ओके। आप हॉकी भी अगर करोगे तो आपका एक पैर सामने रहेगा, दूसरा पैर पीछे रहेगा, एक हाथ सामने रहेगा, दूसरा पीछे रहेगा, ट्रू, राइट। तो आपकी बॉडी में हमेशा एक साइड पे ज़्यादा दबाव पड़ता है, दूसरी साइड पे कम। तो इसमें क्या होता है, मसल इम्बैलेंस होता है और फिर जो एक ही मसल ग्रुप है वो बार बार यूज़ होता है। आप बॉलर्स को देखेंगे वो हमेशा एक ही शोल्डर को घुमाते हैं, दूसरों को घुमाते नहीं है। तो इसी तरह से आपका फिर टेनिस में हो जाता है, उसी तरह से फिर गोल्फ में हो जाता है। एंड दैट्स व्हाई यू हैव दी स्पोर्ट्स स्पेसिफिक इंजरी। गोल्फर्स नी हो गया आपका, फिर बॉक्सर शोल्डर हो गया, फिर आपके ये रनर्स नी हो गया। तो ये सारी स्पोर्ट्स स्पेसिफिक इंजरीज इसलिए होती है क्योंकि स्पोर्ट्स जो है वो आपकी एक ही मसल ग्रुप को ओवर यूज़ करता है और उसमें बैलेंस नहीं होता। तो इन सब चीज़ों को बचाने के लिए आपके पास में एक फाउंडेशन होनी चाहिए। ये चीज़ मैं हर बार बोलता हूँ कि स्पोर्ट्स से आप फिट नहीं होते हैं, आपको फिट होना चाहिए ताकि आप स्पोर्ट्स सही से खेल सकें बिना इंजरी के। राइट, ट्रू। सो लेट्स गो बैक टू द मिडिल क्लास जो लोग हैं, वो जिम जाते हैं, एक्सरसाइज ऑब्वियसली नाउडेज दे कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द यूट्यूब और डिफरेंट प्लेटफॉर्म। डाइट का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है उनमें। जब भी जाते हैं कि पहले तो वो सप्लीमेंट लेते हैं, फिर उसके बाद एंटर करते हैं जिम में जाके, और बॉडी ने कभी सप्लीमेंट लिया नहीं है या एक्सरसाइज किया नहीं है। एकदम से जब दोनों चीज़ें होती हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट दिखते हैं बॉडी के अंदर। नया कोई लड़का गया है, उसको डाइट के साथ साथ सप्लीमेंट लेना चाहिए इन द बिगनिंग, और आफ्टर सम टाइम लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए? देखिए, सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, अगर आपको खाने में कुछ नहीं मिल रहा है, खाने में आपको क्या मिलता है जनरली, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो पहले आइडेंटिफाई करें कि आपके खाने में आपको क्या नहीं मिल रहा है। ओके। अगर वो आपको नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है। अगर आपको बिल्कुल चांसेस नहीं है उसके मिलने के, उस केस में आप सप्लीमेंट ले सकते हैं। ओके। आपको सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो आपके वेजिटेबल्स में मिलते हैं, ओके, राइट। तो अगर आप वेजिटेबल्स कंज्यूम करोगे तो फिर आपको मल्टीविटामिन की ज़रूरत क्यों है, ओके, राइट। अगर आपको विटामिन डी चाहिए, आप सन में खड़े हो जाओ, आप एग्स खाना शुरू कर दो, आप पल्सेस खाना शुरू कर दो। बहुत सारी चीज़ें जिनमें विटामिन डी मिलता है आपको, मीट सोर्सेज में मिलता है। बी विटामिन जो होते हैं वो भी आपके सारे मीट सोर्सेज में मिलते हैं। अगर आप एक वेजिटेरियन हैं और अगर एक नॉन वेजिटेरियन है, आपको प्रोटीन, मैक्रोज और माइक्रोज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप एक वीगन है तो आपको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। उस केस में आपको बी विटामिन और विटामिन डी मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। उस केस में आपका सप्लीमेंटेशन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का समझ में आता है। अब प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में भी देखिए, ऐसा नहीं है कि वीगन लोगों के लिए भी प्रोटीन खाने से मिलना डिफिकल्ट है, बट कंसिडरिंग वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, वीगन्स को थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है। क्वांटिटी, आई थिंक थोड़ा क्वांटिटी, क्योंकि उनको ज़्यादा कंज्यूम करनी पड़ती है, क्योंकि जो प्रोटीन सोर्सेस होते हैं दे आर नॉट वेरी हाई इन बायो अवेलेबिलिटी। दूसरा, उनका प्रोटीन टू एनर्जी रेशो जो होता है वो थोड़ा सा कम होता है, राइट। अब अगर हम बात करें नॉन वेजिटेरियंस की, तो उनको तो सप्लीमेंट की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए।
हाँ क्योंकि आपके पास में फूड्स भरे भरे हैं जिसमें प्रोटीन टू एनर्जी रेशो बहुत अच्छा है। ट्रू। सेम वेजिटेरियंस को आप देखें तो हम्म। उनमें भी उनके पास में पनीर हो गया, सोए हो गया, टोफू हो गया, टेम्पे हो गया, फिर आपका डेयरी हो गया, ये पूरा। तो आपके पास में फुल स्पेक्ट्रम है, एग्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप कंज्यूम कर सकते हैं प्रोटीन के लिए। और प्रोटीन आपको ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना है। स्टार्टिंग में अगर आप एक मेल है तो 80 से 100 ग्राम आपके लिए सफिशिएंट है, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाइए। फीमेल है तो 50 से 60 ग्राम प्रोटीन स्टार्ट करिए, उसके बाद धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाइए। और ये बहुत ही आराम से प्रोटीन इतना कोई भी व्यक्ति कंज्यूम कर सकता है। एक मिसकंसेप्शन और है कि जस्ट आफ्टर द एक्सरसाइज यू नीड प्रोटीन, दैट्स व्हाई दे आर टेकिंग प्रोटीन पाउडर, इट्स नॉट नीडेड। नहीं, तो ये जो सारे मिथ्स हैं 80s के टाइम पे बॉडी बिल्डिंग जब करते थे बॉडी बिल्डर्स, वो एनहांस बॉडी बिल्डर्स थे उस समय के, जिनको हम बोलते हैं ब्रो साइंस मिथ्स। तो कहा जाता है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बाद में देयर इज अ एनाबॉलिक विंडो। ओके। तो आप प्रोटीन अगर ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो जनरली जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका मसल प्रोटीन सिंथेसिस, दूसरा होता है मसल प्रोटीन ब्रेक डाउन। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो मसल प्रोटीन ब्रेक डाउन ज़्यादा होता है और सिंथेसिस कम होता है। तो जब आप वर्कआउट करने के बाद में प्रोटीन कंज्यूम करते हैं तो इट इम्प्रूव्स योर MPH। ओके। बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रिसर्चर्स में ये पाया गया है कि उस प्रोटीन को आप विद इन दैट 24 आवर विंडो कभी भी कंज्यूम करें, MPH का रेट जो है वो लोड डिपेंडेंट होता है और बॉडी की नीड डिपेंडेंट होता है। ओके। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप उसको 6 घंटे बाद लोगे तो मसल में वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो फिर भी एब्जॉर्ब होगा क्योंकि मसल्स को ज़रूरत है। ओके, क्लियर हो गया कि सप्लीमेंट अगर ज़रूरत है तो कैसे लेना है और नहीं है तो फिर कैसे मैनेज करना है। स्टेरॉइड का बहुत कुछ है और इंटरनली चल रहा है और उसमें बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है हमारे ट्रेनर्स को, या तो पैसा कमाने के लिए या किसी भी वजह से वो सजेस्ट कर देते हैं कि पंप लेके आना है, थोड़ा सा आई डोंट नो दे यूज वर्ड व्हाट यू कॉल, थोड़ा फुला दे, आई डोंट नो व्हाट दे से। तो ऐसा लगता है वो सुनने में बच्चों को कि अब तो कर देते हैं और बहुत जल्दी बनाते हैं बॉडी। उसको लेने से क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं उनको, जो जिससे उन्हें डरना चाहिए ऑब्वियसली, क्यों नहीं लेना चाहिए जो खेलने वाले बच्चे हैं या फिर जो स्कूल के बच्चे हैं उनके? देखिए जनरली जो स्टेरॉइड्स होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं बॉडी में, ओके, उनके डेरिवेटिव्स होते हैं, राइट। तो हमारी बॉडी में कई तरह के स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ऑस्ट्रोजन और ग्रोथ हार्मोन्स भी होते हैं। जो हमारे ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं या स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं या इन जनरल कोई भी हार्मोन होते हैं, दे आर पार्ट ऑफ आवर एंडोक्राइन सिस्टम। और हार्मोन्स जो होते हैं बहुत क्रिटिकल होते हैं। क्या है कि बॉडी में कुछ भी सही गलत अगर चल रहा होता है तो उसकी हमें जानकारी मिलती है हमारे हार्मोनल बैलेंस से। ओके। और हार्मोन्स जो है वो आपके डाइटरी, ऐसा नहीं है कि आप कुछ चीज़ मेडिसिन ले लेंगे उससे डायरेक्ट आपके खाने से हार्मोन का ऊपर नीचे हो जाएगा। जनरली आपके पास में प्रीकर्सर्स होते हैं हार्मोन्स के, या एक तरह से बोलें तो आर्टिफिशियल हार्मोन्स होते हैं। जब भी आप इन हार्मोन्स को लेते हैं तो बॉडी की एक बायोलॉजिकल रेंज होती है और टिपिकली जब लोग टेस्टोस्टेरोन लेते हैं तो वो बायोलॉजिकल रेंज से निकल के फिर वो एक सुप्रा फिजियोलॉजिकल रेंज में चला जाता है। ओके। तो जब सुप्रा फिजियोलॉजिकल रेंज में आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स चले जाते हैं या ग्रोथ हार्मोन चला जाता है तो फिर आपकी बॉडी नेचुरली बिहेव नहीं करती। तो अब उस केस में क्या हो जाता है कि फिर बॉडी में चेंजेस होने लग जाते हैं जो कि बाकी सारी चीज़ों के सिंक में नहीं है। क्योंकि देखिए आपकी बाकी की जो फिजियोलॉजी है वो किस रेंज को सपोर्ट कर रही है कि भाई आप 300 to 900 या 1000 mg/dl ये आपकी नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन की रेंज है। अगर उसमें 1800 mg/dl आपका टेस्टोस्टेरोन हो गया, इज बियॉन्ड नॉर्मल। आपकी बॉडी बनी नहीं है उस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए, राइट। तो उसमें फिर कुछ ऐसे अडेप्टेशंस होते हैं विच कैन कन्वर्ट इनटू मेनी हार्मफुल थिंग्स। ओके। तो दैट कैन कॉज कैंसर, इट कैन कॉज एबनॉर्मलिटीज इन योर हार्ट। आपके लिवर जो होते हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं। आपने देखा होगा कई लोगों का एक स्टमक डिस्टेंशन जो प्रॉब्लम होती है, दे कॉल इट द GH गट। तो वो सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाता है। ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाता है, आपके लिपिड प्रोफाइल पूरी ख़राब हो जाती है और सबसे मेन जो चीज़ होती है वो आपके हार्ट जो होती है, हार्ट की एज कम हो जाती है। ओके। यस। एंड व्हाट अबाउट द बोन्स? आई हर्ड कि कुछ बोन पे भी बोन्स पे लोड बढ़ जाता है, इंजरीज के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं क्योंकि एकदम से आप मसल मास पुट कर रहे हैं और आपकी बोन्स जो थी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, बोन्स जो है आपका नेचुरल जो मास होता है उसको सपोर्ट करने के लिए स्ट्रांग होती है, बट ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम अगर आप सडनली बहुत ज़्यादा मसल मास या वेट पुट ऑन कर लेते हैं
तो ना ही आपकी बोन्स उसको कैरी करने के लिए प्रिपेयर्ड है, ना ही आपका हार्ट उस चीज़ को कैरी करने के लिए प्रिपेयर्ड है। तो उस केसेस में फिर यू ऑल्सो हैव एडवर्स इंसिडेंट्स, तो इंजरीज भी हो जाती हैं, साथ ही साथ फिर हार्ट अटैक वगैरह इस तरह की चीज़ें भी हो जाती हैं। हाँ, दैट्स ट्रू एंड इट्स हैपनिंग, यू नो, इट इज़ हैपनिंग। या और ये इसके कारण होता है, और लोग बोलते हैं कि जिम के कारण लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। नहीं, जिम के कारण नहीं हो रहा है। आप स्टेरॉइड्स मत लो, आपको नहीं होगा। स्टेरॉइड्स मत लो, अब्यूज मत करो, स्मोकिंग ड्रिंकिंग मत करो। लोगों को लगता है कि एक्सरसाइज करने से हार्ट अटैक हो रहा है। लोग बाहर का देख ही नहीं रहे हैं कि जो लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज, वो स्टेरॉइड लेके कर रहे हैं या ड्रिंक करते हैं या बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं या काफ़ी दिनों से सोए नहीं है। तो वो सारी चीज़ें दे ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू ऑल दीज इंसिडेंट्स। उसमें एक्सरसाइज का कुछ फॉल्ट नहीं। ओके, सो अगर एक नॉर्मल डाइट बनाई जाए, राइट, बहुत एक्सपेंसिव ना हो और बहुत एक मिडिल क्लास का कोई भी बच्चा है, क्या बेस्ट फॉर्म हो सकती है कि घर के खाने से वो सारी चीज़ें निकाल सके? क्योंकि कैन सजेस्ट फ्यू थिंग्स। श्योर, देखिए, आई थिंक इंडिया में नॉर्थ से लेकर साउथ तक हर इंसान दाल चावल रोटी सब्जी खाते ही खाता है। ओके, तो दाल में आपको 50 ग्राम में 20 से 22 ग्राम प्रोटीन मिलता है। ओके, राइट, सो 100 ग्राम आपने दाल रख ली। ठीक है। उसके बाद में चावल रोटी जो है वो आप रख लें। उसके बाद में फिर आपको 2 से 3 चीज़ें ऐसी ऐड करनी है जिससे कि आपको थोड़ा और सफिशिएंट प्रोटीन मिल जाए। तो मान लीजिए 80 ग्राम अगर प्रोटीन चाहिए, 100 ग्राम पनीर आपने ऐड कर लिया, उससे आपको 20 ग्राम प्रोटीन मिल गया, तो 20 और 20 40 यहाँ पे हो गया। उसके बाद में सोया आपने ऐड कर लिया, सोया चंक, सोया आटा, तो उसमें लगभग 50% प्रोटीन होता है। तो 100 ग्राम अगर सोया आटा लिया तो उसमें 50 ग्राम प्रोटीन मिल गया। अगर 50 ग्राम लिया तो 25 मिल गया। तो वहीं पे हो गया आपका 65 ग्राम। एंड दिस इज विदाउट एनी supplement, without any meat, without even eggs. ओके, एंड द क्वांटिटी बहुत ज़्यादा लेनी पड़ती है? दाल 100 ग्राम बनी हुई या फिर नहीं, रॉ। ओके, अगर दाल नहीं है तो फिर आप ये ले सकते हैं, आप क्या कहते हैं, सोया की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। सोया की क्वांटिटी, सोया से थोड़ा सा हार्मोनिक इम्बैलेंस होते हैं, आई हर्ड। बिल्कुल भी नहीं। एक रिसर्च थी जिसमें उन्होंने पाया था कि सोया जो है उससे आपके TSH लेवल्स बढ़ते हैं, बट उनका कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं था। ओके, और वुमेन के लिए मैंने सुना है उनको सेम था दोनों के लिए। उसका हमारे पास में भी है मच अपडेटेड मेटा एनालिसिस, जिसमें ये होता कि कुछ रिसर्चेस में पाया गया था कि इट कॉज्ड एलिवेशन ऑफ TSH इन सर्टेन केसेस, बट इट डिड नॉट रीच एनी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। आपके T3 T4 अफेक्ट नहीं हुए थे। ओके, कई लोगों में ये कन्फ्यूजन रहता है कि स्ट्रेंथ करनी है या कार्डियो करना है। नाउ अगर वो कॉम्बिनेशन भी करते हैं तो क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए? एक दिन में एक करना चाहिए या फिर एक ही दिन में दोनों करने चाहिए? व्हाट डू यू सजेस्ट? कार्डियो इम्पॉर्टेंट है या नहीं है? स्ट्रेंथ इम्पॉर्टेंट है या नहीं है? और व्हाट इज़ द कॉम्बिनेशन? देखिए, सबसे पहले ये समझना है कि आपका गोल क्या है। अगर आपका गोल मसल बिल्ड करना है तो मसल बिल्ड करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग। ओके, उसके लिए कार्डियो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि देखिए, कार्डियो जो होता है वो अलग तरह के आपके मसल्स को टारगेट करता है। ओके, वो मसल्स में अलग तरह के सेलुलर अडाप्टेशंस प्रोड्यूस करता है। वेट ट्रेनिंग या पावर लिफ्टिंग या हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग या स्प्रिंटिंग, ये सारे अलग तरीके के आपके सेलुलर अडाप्टेशंस होते हैं, उनको टारगेट करते हैं। ओके, तो मान लीजिए अगर आप एक स्पेक्ट्रम बना लीजिए अपने। एक स्पेक्ट्रम हो गया आपका मैक्सिमम कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, और दूसरा स्पेक्ट्रम हो गया आपका क्या बोलते हैं, मैक्सिमम एनारोबिक कैपेसिटी वर्सेस मैक्सिमम एरोबिक कैपेसिटी। दीज आर 2 डिफरेंट साइड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो जितना ज़्यादा आप एनारोबिक रेंज में ट्रेनिंग करेंगे उतने ज़्यादा आपके जो फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स होते हैं वो बिल्ड होते चले जाएंगे। वहीं पे आप जितना ज़्यादा स्लो ट्रेनिंग या एरोबिक ट्रेनिंग करेंगे उतना ज़्यादा आपके टाइप 1 मसल फाइबर्स आपके बिल्ड होते चले जाएंगे। ओके, अब मसल्स आपको बनाने हैं तो उसके लिए आपको टाइप 2 मसल फाइबर्स ज़्यादा चाहिए, क्योंकि उसी में फिर आपकी सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी होती है। उसी में फिर आपके एक्टिन मायोसिन मायोफिलामेंट्स होते हैं, जो मायोफिब्रिलर हाइपरट्रॉफी भी वहीं पे होती है। तो आप जितना ज़्यादा वेट ट्रेनिंग करेंगे उतना ज़्यादा आप मसल्स गेन करेंगे। अब रही बात कार्डियो की, इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है। देखिए, कार्डियो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मसल बना लेंगे। मसल बिल्डिंग के लिए कार्डियो इम्पॉर्टेंट नहीं है। मसल बिल्डिंग के लिए कार्डियो उल्टा काम करता है, उसमें इंटरफेरेंस इफेक्ट आ जाता है। क्योंकि क्या होता है कि सबसे पहले जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज में जो चीज़ आप पहले करते हैं बॉडी उसमें ज़्यादा बेटर होती है, जो चीज़ आप बाद में करते हैं उसमें बॉडी कम बेटर होती है। बाद में इन द सेंस इन अ डे और जैसे अगर आप एक एक्सरसाइज प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपका पूरा
बोल सकते हैं कि 100% कैपेसिटी से आप जो चीज़ पहले करेंगे आप उसमें ज़्यादा बेटर होंगे। बाद में जो चीज़ करेंगे उसमें आपकी बॉडी की कैपेसिटी ऑटोमेटिकली डिमिनिश हो जाएगी। तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा वो चीज़ पे मतलब बॉडी काम करेगी लेकिन उतना ज़्यादा उसमें रिजल्ट्स नहीं होगा। तो इसलिए कार्डियो पहले नहीं करना चाहिए, कार्डियो भी बाद में करना चाहिए। अगर क्योंकि आपका प्राइमरी गोल क्या है, बिल्ड करना मसल्स। कार्डियो आप क्यों कर रहे थे? ताकि आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ बेटर रहे। तो उसको या तो आप वेट ट्रेनिंग के बाद में करें या उससे दूर कर लें ताकि कि जो इंटरफेरेंस इफेक्ट होता है वो मिनिमाइज हो जाए। ओके, दैट्स ग्रेट। सो डिफरेंट डेज में कर सकते हैं और अगर नहीं करना है तो बाद में कर सकते हैं कार्डियो। बहुत ज़्यादा कार्डियो आपके लिए ज़रूरी नहीं है अनलेस अंटिल यू आर प्लेइंग एंड्योरेंस स्पेसिफिक स्पोर्ट। ओके, या आप मैराथन्स विच इज़ अगेन ए स्पोर्ट। अगर आपका कोई एक एंड्योरेंस स्पेसिफिक गोल नहीं है या स्पोर्ट स्पेसिफिक गोल नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा कार्डियो करने की ज़रूरत नहीं है। रिसर्चर्स में 2017 में आई थिंक दिसंबर AHA ने अपडेटेड स्टेटमेंट डाला था। दे सेड कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इज़ एज गुड एज कार्डियो फॉर इम्प्रूविंग योर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। ओके, तो जिनको ये लग रहा था कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग करने से आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ ठीक नहीं होती है तो दे कैन गो एंड रीड द स्टेटमेंट ऑफ AHA। ओके, दिस इज फ्रॉम दिसंबर 2017। ओके, सो दे सेड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग करने से भी आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ इंप्रूव होती है। तो अलग से कार्डियो एज सच करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको करना है कार्डियो करें, उसको सेपरेट करके रखें। सेपरेट करके। पॉइंट इज कि कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार जेसी इज वाई इज ही अगेंस्ट कार्डियो। आई एम नॉट अगेंस्ट कार्डियो। और हम सेइंग कि अगर तुम्हारा गोल मसल बिल्ड करना है तो मसल बिल्ड करने के लिए कार्डियो की ज़रूरत नहीं। ओके, और फैट बर्न करने के लिए उसके लिए भी कार्डियो की ज़रूरत नहीं है। ओके, इन दोनों चीज़ों के लिए रेजिस्टेंस ट्रेनिंग काफ़ी है। अगर आपको कार्डियो करना है करें, लेकिन वो चीज़ समझिए कि कार्डियो विल हैव सम इंटरफेरेंस इफेक्ट। ओके, उससे सेल में अडेप्टेशंस अलग होती है। सो कोई फैट है उस पे एंड ही इज नॉट एबल टू और शी इज नॉट एबल टू मैनेज विद द कार्डियो और डूइंग एवरीथिंग व्हाटएवर दे कैन, व्हाट इज द बेस्ट थिंग? रेजिस्टेंस ट्रेनिंग? रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कम से कम 3 से 4 बार उनको हफ्ते में करनी चाहिए। ओके, साथ ही उनको लो इंटेंसिटी वॉक्स करनी चाहिए। ओके, अच्छा, अब दूसरा कंफ्यूजन ये होता है, लोग बोलते हैं कि यार वॉकिंग इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कार्डियो। देखिए, ऐसे तो हम यहाँ पे बैठे हैं और सांस ले रहे हैं, इवन दिस इज कार्डियो। क्योंकि कार्डियो का मतलब क्या है कि आपका हार्ट रेट जो है वो थोड़ा सा अप हो रहा है। अब हमारा जब सोते हैं तो दैट इज बेसिकली द पीरियड व्हेन वी रिकॉर्ड आवर लोएस्ट हार्ट रेट, राइट। बट जब भी हम सो के उठते हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें हमारा हार्ट रेट थोड़ा ऊपर जाते हैं। बातचीत करते हैं उसमें भी हमारा हार्ट रेट बढ़ता है। इवन हम गुस्से में आए तो भी बहुत तेज, तो भी हमारा हार्ट रेट बढ़ता है। तो ऐसे थोड़ी ना है कि भाई किसी को बोल दिया अरे कार्डियो एक्सरसाइज करो, जाके लोगों पे गुस्सा करने लग जाए, बोले कार्डियो कर रहा हूँ मेरा हार्ट रेट बढ़ रहा है, राइट। तो हम टेक्निकली जो है कार्डियो की एक रेंज डिफाइन होती है कि भाई आप 60% से 75% ऑफ योर MHR विच इज मैक्सिमम हार्ट रेट, वो एक कार्डियो रेंज है। ओके, राइट। और जो वॉकिंग होती है वो आपकी आती है लो इंटेंसिटी जोन में। तो डिपेंडिंग ऑन कौन सी इंटेंसिटी में आप एक्सरसाइज कर रहे हो उसके हिसाब से भी सेलुलर अडैप्टेशंस होता है। ओके, और उसी के हिसाब से बॉडी में फिर कॉर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन का जो इंटरप्ले होता है वो भी होता है। ओके, तो वॉकिंग जो होती है, जिसको हम नीट बोलते हैं, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी, वो एक बहुत ही लो इंटेंसिटी लो कॉर्टिसोल एक्टिविटी होती है जो कि आपकी बॉडी को नेगेटिवली हर्ट नहीं करती। ओके, तो आप दिन भर में कितनी भी वॉक कर लें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड इट इज़ अ वेरी गुड वे टू इम्प्रूव योर मेंटेनेंस कैलोरीज। आपका जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है वो बढ़ाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। ओके। वॉक खाने के बाद जो बोलते हैं पीपल से कि बैठना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, लेट जाना चाहिए। हाँ। फ्यू पीपल से कि आपको वॉक पे जाना चाहिए, एटलीस्ट 100 मीटर वॉक करके आ जाना चाहिए। व्हाट इज द राइट थिंग? क्या करना चाहिए खाने के बाद? देखिए, वॉक आप कभी भी कर सकते हैं। वॉकिंग इज अ वेरी गुड थिंग। इंसान को जितना ज़्यादा वो वॉक कर सकते हैं दिन भर वॉक करनी चाहिए। लाइक आई सेड कि वॉकिंग जो होती है इट इज़ नॉट एक्सरसाइज, इट कम्स अंडर नीट। एंड वो एक तो आपका कैलोरी एक्सपेंडिचर बढ़ाती है, दूसरा आपकी बॉडी में कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं होते। एक बार आप रनिंग करोगे तो उसका एडवर्स इफेक्ट होगे, आप वेट ट्रेनिंग करोगे बहुत ज़्यादा करोगे उसका भी एडवर्स इफेक्ट होगा। बट एक इंसान दिन भर चलेगा ना, उसकी बॉडी में कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा। वो जितना ज़्यादा चलेगा उतनी उसकी बॉडी हेल्दी रहेगी। एंड अगेन दिस माइट सीम काउंटर इंट्यूटिव कि यार एक तरह वो बोल रहे हो रनिंग मत करो क्योंकि उसमें ये होगा। वॉकिंग कैसे एक तरीके से समझाता हूँ। देखिए, अगर मुझे किसी को थप्पड़ मारना होगा, मैं प्यार से अगर ऐसे करूँगा, मैं उसको ऐसे 1000 थप्पड़ मार दूंगा, उसको कुछ नहीं होगा ना। बट अगर मैं उसको कस के एक थप्पड़ मारूंगा उसको लगेगी ना। तो वही चीज़ होती है कि इंटेंसिटी मैटर करती है। तो यहाँ पे भी जब हम वॉक करते हैं तो इट्स एक्सट्रीमली लो इंटेंसिटी। आप उसको कितना भी करोगे आप बॉडी में डैमेज नहीं होगा। वहीं पे अगर जैसे आप रनिंग कर रहे हो तो रनिंग क्या है कि इट्स
मीडियम इंटेंसिटी ट्रेनिंग, और उसमें धीरे 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 आपका कॉर्टिसोल बढ़ता चला जाता है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम स्टेज एलिवेटेड। उसी तरह से वेट ट्रेनिंग जो है, और रनिंग लोग 3-4 घंटे कर लेते हैं, वेट ट्रेनिंग आप 3-4 घंटे करोगे, नेक्स्ट दिन आप उठ नहीं पाओगे। ट्रू। स्प्रिंटिंग आप 10 सेकंड कर सकते हो, स्प्रिंटिंग जहां आपने 10 सेकंड के 10 सेट कर लिए, आप नेक्स्ट दिन आप और आपको इंजरी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सही बात। राइट, तो जितना ज़्यादा एक्सरसाइज का इंटेंसिटी होता है उतनी ज़्यादा वो खतरनाक होती चली जाती है। वॉकिंग इज लाइक नो ट्रेनिंग, नथिंग, वेरी सेफ एंड अ गुड वे ऑफ मेंटेनिंग वंस हेल्थ। अभी हम आते हैं जो सबसे ज़्यादा चर्चित कॉन्सेप्ट चल रहा है, ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न, डाइट भी और एक्सरसाइज भी। Right. तो फर्स्ट वी डिस्कस एक्सरसाइज कि जो ट्रेडिशनल थी, जैसे मुगदल घुमाना या फिर जो हमारी पुरानी दंड बैठक लगाना या जो भी होता था उसको, और आज की जो मॉडर्न एक्सरसाइजेज हैं उनमें आपको क्या लगता है विच इज़ बेटर, और किस तरीके से वो बॉडी को हेल्प करते हैं, मसल को हेल्प करते हैं? I don't see exercise as traditional and modern. मुझे लगता है कि आपके पास में नॉलेज है, ट्रीट इट एज नॉलेज। अगर वो पुरानी नॉलेज आपके काम आ रही है एंड इट हैज़ इनफ रिसर्च, इनफ डेटा टू सजेस्ट इट्स एफिकेसी, यूज़ दैट। अगर नया कुछ है तो उसको यूज़ करें। तो साइंस में हम ऐसे भेदभाव करने की ज़रूरत नहीं कि पुरानी साइंस है या नई साइंस है, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, लोग फिर उसको एक पर्सनली एक दे बिकम ऑफेंडेड, culturally they start getting offended कि यार how can you say something about this traditional knowledge and तुम पूरे टाइम मॉडर्न करते रहते हो। I say, look, I don't distinguish between modern and old. If it works, it works. If it doesn't work, it doesn't work. So आपके पास में एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में आपके पास में बहुत सारी बुक है, पुरानी हो या नई हो, नॉलेज जहाँ से मिल रही है उठा लो। That's true. And what about diet? Because people are talking ट्रेडिशनल जो डाइट है, सत्तू हो गया या यू नो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको घोल के आपको इतना प्रोटीन मिल रहा है, देयर इज़ नो रिसर्च, क्योंकि वो नहीं पता उनको कि सत्तू में कितना प्रोटीन है, बट दे कैन से कि इतना प्रोटीन मिल रहा है। किस बेस पे लोगों को ट्रस्ट करना चाहिए, जो नए बच्चे हैं, जो नए ट्रेनिंग कर रहे हैं? सत्तू का कंपोजिशन देखें आप, बना तो होता है दाल से, आपके चिकपीस से बना होता है वो। चिकपीस में जितना प्रोटीन है उतना ही प्रोटीन सत्तू में भी आएगा। ऐसा तो नहीं है कि वैसे चिकपीस में थोड़ा कम प्रोटीन था और सडनली उसको घोल के और उसमें कुछ मिला दिया तो प्रोटीन ज़्यादा बढ़ जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो प्रपोर्शन अमाउंट में उतना आएगा। अब अगर चिकपीस का आपका प्रोटीन टू एनर्जी रेशो जो है आपका, वही आपका सत्तू का भी प्रोटीन टू एनर्जी रेशो है। चिकपीस प्राइमरली a source of carbs, right? So sattu is also primarily a source of carb. I'm not saying it is not a source of protein. Okay. But it is predominantly a source of carbohydrates. It also has some protein. Okay. Right? So ये आप उसको और फिर दूसरी चीज़ों से आप कंपेयर मत करिए, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम क्या हो जाती है जब कोई बोलता है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि आप सत्तू खाना चाहते हैं या दाल खाना चाहते हैं या कुछ और खाना चाहते हैं। मेरा मानना सिर्फ ये कि आप लोगों को ये बोल के गुमराह मत करो कि सत्तू इज़ बेटर देन वे प्रोटीन या सत्तू इज़ बेटर देन यू नो एनी अदर हाई प्रोटीन सोर्स। क्योंकि प्रोटीन सोर्स आप क्या बोल रहे हो कि यार कम से कम 20-30% उसकी कैलोरीज है, उससे ज़्यादा उसकी प्रोटीन से आनी चाहिए। वे प्रोटीन इज ऑलमोस्ट लाइक 80-90% प्रोटीन होता है। आपका सत्तू इज़ लाइक 25-30% प्रोटीन, राइट? तो आप दोनों का कोई कंपैरिजन थोड़ी ना। दैट्स ट्रू। और उसमें कई सारे ड्राई फ्रूट्स जो हो सकते हैं बहुत ज़्यादा फैट को भी लाते हों डाइट में, उसको घोल के उसमें पीना, आई थिंक अगेन ड्राई फ्रूट्स आर नॉट अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। ये भी एक मिथ है, क्योंकि आप ड्राई फ्रूट्स देखें, बादाम, काजू और ये सब चीज़ें, दे आर प्राइमरली ए सोर्स ऑफ फैट्स। उसमें फैट ज़्यादा होता है, ट्रू, और प्रोटीन होता है उसमें। मान लीजिए आप पीनट्स की बात कर लें, 650 कैलोरीज होती है उसमें, जस्ट टू गेट 20-25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। अब वहीं अगर मैं उसको एक वे के स्कूप से कंपेयर करूँगा तो एक स्कूप वे में मुझे 90 कैलोरीज मिलेगी या 120 कैलोरीज मिलेगी, मुझे उतना ही प्रोटीन मिल जाएगा। तो मतलब आई एम कंज्यूमिंग 6 times more calories from peanuts, whereas I'm consuming 6 times less calories when I'm consuming whey, or let's say some other lean protein source. जितनी मुझे प्रोटीन टोफू में let's say मुझे मिल जाएगी, उसके लिए मुझे 600 कैलोरीज नहीं मिलेगी ना। टोफू में I'll get let's say 115 कैलोरीज, तो वो भी एक चीज़ हो जाती है। Okay, so I think people get the information through this कि अपना फंडा क्लियर होना चाहिए कि आपको कितना बनाना है और कितना खाना है, किस लिए खाना है, then they can you know achieve the target. Yeah, it's not good or bad.
आई एम नॉट सेइंग कि डोंट ईट सत्तू और सत्तू डजंट हैव प्रोटीन। आई एम ओनली सेइंग कि समझ तो लो एक बार कि आप जब बोल रहे हो कि वो हाई प्रोटीन सोर्स है तो बेसिस व्हाट, राइट? उसका कंपैरिजन मत करो, क्योंकि आपको अगर लोगों को जानकारी भी देनी तो आप सही जानकारी दो कि भाई सत्तू भी खा सकते हो, उससे भी प्रोटीन मिल सकता है। आपने जब मुझसे डाइट का पूछा, मैंने आपको बता दिया कि भाई आप दाल खा सकते हो, क्योंकि दाल चावल हर इंसान खाता है। ये थोड़ी ना बोला कि आप दाल मत खाओ, उसमें प्रोटीन नहीं है। दाल खानी पड़ेगी, लेकिन 100 ग्राम दाल खाओगे तो उसमें 20 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, राइट? अब 100 ग्राम सत्तू लोग अगर खा लेंगे तो उनको 20-25 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वहीं पे आप 100 ग्राम वे प्रोटीन कंज्यूम करेंगे तो 100 ग्राम वे प्रोटीन में आपको 90 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। तो ये डिफरेंस होता है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि जाके आप 90 ग्राम वे प्रोटीन कंज्यूम करो। हम जस्ट सेइंग कि थोड़ा सा हमको लॉजिकली समझना चाहिए कि अपना बेस ऑफ कंपैरिजन क्या है। ट्रू। तो एजुकेशन थोड़ा सा मेरा मुद्दा ये है कि एजुकेशन आप लोगों को प्रोवाइड करो, उनको गुमराह मत करो। कई लोग ना वो एक दे यूज़ दिस ट्रेडिशन और एंशिएंट वर्सेस मॉडर्न, इन सब चीज़ों को यूज़ करके ना वो लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं और वहाँ पे वो इमोशनली लोगों को गुमराह कर देते हैं। और फिर धीरे से फिर वो दे दे कल्टिवेट दिस नेशनलिस्टिक फीलिंग कि यार हमारे पुराने ज़माने का ये थे, हमारे देश का कल्चर ये था, तो सत्तू खाना चाहिए, मॉडर्न सारे खराब हैं, साइंस पूरी खराब है। Those are the wrong kind of people. Yes. True. I think they will get the right message. जो दे रहे हैं वो भी और जो ले रहे हैं वो भी। Hope so. Fingers crossed. So एक और है कि वीक में किस डे हमें क्या मसल ग्रुप करना चाहिए, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। Right. अब यूरोपियंस कहते हैं कि आप लेग्स करो फर्स्ट डे, मंडे या फिर ट्यूसडे, टेस्टोस्टेरोन आपका रिलीज होता है, बट पीपल टॉक अबाउट इन द जिम नॉर्मली बड़ा ग्रुप कर लो, मसल कर, मोस्टली तो लोग चेस्ट करते हैं, ट्राइसेप्स करते हैं फर्स्ट डे आके। इज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन के इस दिन हमें ये करना चाहिए? कुछ भी नहीं, कोई रीजन नहीं है। Okay. हमारे डेज जो है उनका नोमेनक्लेचर भी हाइपोथेटिकल है। हाउ इज अ मंडे डिफरेंट फ्रॉम अ संडे? तो आपने बोल के रखा है कि मंडे को मैं काम पे जाऊंगा, संडे को मैं छुट्टी करूंगा। नेचर क्या है, सूरज तो संडे को भी सेम निकलता है, मंडे को भी सेम निकलता है। तो जब वो डिफरेंशिएट नहीं कर रहा है तो आप डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो आपकी बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप मंडे को कुछ कर रहे हो, संडे को कुछ कर रहे हो। आप 7 दिन को ट्रीट करो 7 दिन की तरह या 15 दिन की तरह। भाई आप अपना मॉडर्न कैलेंडर फॉलो कर रहे हो तो उसमें 7 दिन का दिन है, 30 दिन का महीना है। अपना एंशिएंट हिंदू कैलेंडर फॉलो करोगे तो उसमें अपना 15 दिन का पूरा महीना होता था, राइट? तो वो तो डिपेंडिंग ऑन विच कैलेंडर यू यूजिंग, यू आर डिसाइडिंग कि मुझे आज ये करना है। बॉडी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉडी डज नॉट अंडरस्टैंड कैलेंडर, इट डज नॉट अंडरस्टैंड योर संडे, मंडे, ट्यूसडे और मंथ्स। इट अंडरस्टैंड्स बायोलॉजिकल क्लॉक, जो एक आपका बाहर क्रोनोलॉजी होती है और अंदर बॉडी के बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। इट अंडरस्टैंड्स लाइट, इट अंडरस्टैंड्स डार्क, दैट्स इट। ट्रू। कितना अच्छा सामंजस्य बिठा दो आप, उतना ही क्लियर रहेगा सिस्टम। दैट्स इट। कूल। सो अभी एक मैंने पॉडकास्ट देखा था, आपने भी शायद देखा हो, वन ऑफ द लेडी सी वाज सेइंग कि इवनिंग में जिम करना ही नहीं चाहिए, अपने आप को टॉर्चर कर रहे हो। मैंने देखा हो। आई थिंक यू मेड रील आल्सो। I made a reel on it also. Can you explain कि ये टॉर्चर करना है? Obviously you explain in that reel, but थोड़ा सा और इसके बारे में if you can just tell. देखिए क्या होता है ना कि हम सोशल मीडिया पे क्या हो गया ना कि कोई भी चीज़ जो होती है उसको एग्जैजरेट कर देते हैं लोग। तो अगर थोड़ा सा भी किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है ना तो उसको एग्जैजरेट कर देता है, फ़ायदों को भी एग्जैजरेट कर देते हैं। हम आजकल अगर नॉर्मल लोगों को बताएंगे ना कि यार ठीक है, कोई पूछता ना कि ड्राई फ्रूट्स खा लो, और मैं अगर रील बनाऊंगा ना, हाँ ठीक है ड्राई फ्रूट्स खाना है खा लो थोड़ा बहुत, उसको लोग व्यूज़ देंगे नहीं। मेरे को उसमें बोलना पड़ेगा ड्राई फ्रूट्स खा लो, उससे आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, उससे आपकी आंखों की रोशनी तेज़ हो जाएगी, उससे ना आप लकी हो जाओगे और आपकी हो सकता है आपकी गर्लफ्रेंड आपसे इंप्रेस हो जाए। जब तक 2-5 चीज़ें मैं एग्जैजरेट करके बोलूँगा नहीं ना, तब तक लोग वो करते नहीं है काम। ऐसे ही जब तक लोग एग्जैजरेट करके किसी चीज़ के नेगेटिव नहीं बताते, आप ये खाना खाओगे कैंसर हो जाएगा, वो खाना खाओगे आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स ड्रॉप हो जाएंगे, लोग या तो एक्साइट होकर किसी चीज़ को देखते हैं या शेयर करते हैं, या फिर डर के मारे किसी चीज़ को देखते हैं और शेयर करते हैं। तो अब क्या हो गया है, देखिए आप कोई भी चीज़ करोगे उसके कुछ ना कुछ बेनिफिट, कुछ ना कुछ नुकसान है। हो क्या रहा है कि प्रॉब्लम जब हो जाती है जब आप किसी भी चीज़ के बेनिफिट्स हटा के और सिर्फ उसके साइड इफेक्ट्स दिखा रहे हो। अब आप रात को एक्सरसाइज कर रहे हो, उसका डाउन साइड है कि देखिए शाम को जैसे आप अंधेरा होता है तो आपकी बॉडी मेलाटोनिन रिलीज करना शुरू करती है, which induces drowsiness, जो आपका बॉडी की जो सर्कैडियन रिदम होती है, टेस्टोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, मेलाटोनिन, तो रात में बॉडी मेलाटोनिन रिलीज करती है इन रिस्पॉन्स टू आपका डार्क।
और मेलेटोनिन जो रिलीज होता है तो इट सप्रेसेस बोथ टेस्टोस्टेरोन एंड कॉर्टिसोल. ओके. जब वो कम होते हैं तभी आपका मेलेटोनिन बढ़ना शुरू होता है. जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो इट कैन इंक्रीज योर लेवल्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन विच कैन अफेक्ट योर मेलेटोनिन प्रोडक्शन. तो उसके कारण इंस्टेड ऑफ फीलिंग ड्राउजी यू फील हाइपर एक्टिव. तो रात को क्या होता है कि कई लोग जब एक्सरसाइज करते हैं तो नींद आने की जगह पे वो लेट सोते हैं फिर. ट्रू. सो जहाँ वो 9 बजे सोने वाले होंगे, अगर वो 9 बजे जिम चले जाएंगे तो 1 बजे उनको 2 बजे नींद आएगी. और सुबह 6 बजे 7 बजे उठने की जगह वो 10 बजे उठेंगे. या फिर वहाँ पे नींद कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे 5 घंटे की. सो वो एक कैस्केड ऑफ रिएक्शंस होते हैं. अब ये चीज़ ठीक है, मान रहा हूँ मैं, लेकिन अगर किसी के पास में टाइम नहीं है तो वो एक्सरसाइज करे ही नहीं क्या. ट्रू. रात को अगर वो रोज़ इंसान एक्सरसाइज कर रहा है तो उसके जो बेनिफिट हैं दे आर फार मोर देन वट एवर प्रॉब्लम ही इज़ फेसिंग बिकॉज ऑफ नॉट डूइंग इट. एग्जैक्टली. दैट्स ट्रू. इवनिंग में जैसे पुराने लोग कहते थे जो भी एक्सरसाइज करते थे कि अगर इवनिंग में कर लेते हो यू विल गेट प्रॉपर रेस्ट इन द बॉडी. तो मसल को रेस्ट मिल जाता है तो थोड़ा जल्दी बिल्ड होते हैं मसल. ऐसा कोई रीजन बिल्कुल भी नहीं. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो प्रेगनेंसी होती है लेडीज़ को उसमें इंडिया में एक्सरसाइज नहीं करते हैं नॉर्मली जो वुमेन होते हैं. बाहर के देशों में बहुत अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं. शुड दे डू एक्सरसाइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? ओके. एक्सरसाइज करनी चाहिए. जो आपकी नॉर्मल एक्सरसाइज चल रही है वही एक्सरसाइज में थोड़ा सा आपको इंटेंसिटी कम कर देना चाहिए. बट अगर आपकी एक्सरसाइजिंग की हिस्ट्री है, ऐसा नहीं है कि प्रेग्नेंट हुए उसके बाद एक्सरसाइज करनी है. दैट इज रॉन्ग. अगर आप एक्सरसाइज करते हुए आ रहे हैं प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग, आपको एक्सरसाइज कंटिन्यू करनी चाहिए. उससे आपकी एक हेल्दी प्रेगनेंसी इंश्योर होती है. देखिए WHO ने एक लिमिट देखे रखी है कि हमारा टोटल जो सिजेरियन होता है विमेंस में इट शुड नॉट बी अबव 13%. इंडिया में वो नंबर लगभग 50% के आसपास में. और वो प्राइमरली इसलिए क्योंकि इंडिया में विमेन दे फर्स्ट ऑफ ऑल दे गेन टू मच ऑफ वेट. सबसे पहले वो बहुत ज़्यादा वजन बढ़ा देती हैं. दूसरा वो एक्सरसाइज नहीं करती हैं. तीसरा हमारे जो डॉक्टर्स हैं, क्योंकि सिजेरियन इज एक्सपेंसिव, अपने यहाँ पे हॉस्पिटल्स जो होते हैं प्राइवेट होते हैं, तो वो भी इनकरेज नहीं करते हैं नॉर्मल डिलीवरी को. तो इट्स ए मल्टी फैसेटेड प्रॉब्लम. अब वो प्रॉब्लम एट ए गवर्नमेंट लेवल अगर फिक्स होती है, ऊपर से एक वो आता है IMA का डायरेक्टिव आता है कि भाई प्रेग्नेंट वुमेन को एक्सरसाइज करनी चाहिए, देन इट मेक सेंस. आप और मैं हम बैठ के बात करेंगे, हमारी बातों को कोई सीरियसली लेगा. बट पॉइंट ये है कि मेरी वाइफ है, उसकी पहली भी जो डिलीवरी थी वो भी नॉर्मल थी एंड होपफुली उसकी सेकंड डिलीवरी विल आल्सो बी नॉर्मल. ओके. मेरा को-फाउंडर है, या माय को-फाउंडर, हिज वाइफ इज आल्सो प्रेग्नेंट एंड शी इज बीन वर्किंग आउट थ्रू हर प्रेगनेंसी. तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बोल रहे हैं, हम उस चीज़ को अख्तियार भी कर रहे हैं. वी आर live and living examples. We are showing people also. But ठीक है, we are not the ones who are making these policies. Okay. So let's talk about the app also, the Fitter website and app. And before that, I would like to go into the Bollywood. Sure. Do they take steroid? अगर उनको एकदम से body transform करनी है, मूवी आ गई या कुछ भी एकदम से आने वाला है short time में. They do. Okay. Yes. So what form? No, I don't know in what form. No, not form. I'm not talking about the steroid. The name of steroid means वो बहुत high quality वाले होते हैं या जो steroid को बहुत अच्छे से वो करते हैं. What we call उनके बाद उनको side effects. Yes. Yeah. बहुत अच्छे उसमें लेते हैं ये लोग, देख रेख में लेते हैं. इतने side effect उन पे नहीं दिखते हैं. उसका कारण क्या है? I don't know more about it because I haven't worked very closely. I know a few people who do not. Okay. Then there are some people who do, and I think they have also agreed on national television. एक बार तो शायद किसी ने क्लेंब्यूटरॉल बोल भी दिया था नेशनल टेलीविजन पे, राइट? सो अगेन डिपेंड करता है कि उनको कोच कौन कर रहा है. और ज़्यादातर से देखिए सेलिब्रिटीज़ डोंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन steroids and natural bodybuilding. For some of these guys natural bodybuilding does not exist. क्योंकि उनको बचपन से कंडीशन वही किया जाता है कि आप नेचुरली बॉडी बना ही नहीं सकते. उनका ट्रेनर उनको बचपन से अगर वही चीज़ बोल रहा है कि यार स्टेरॉइड तो लेना पड़ेगा, एंड दे हैव ओनली सीन देयर ट्रेनर, सो दे डोंट अंडरस्टैंड, राइट? सो दे डू टेक ड्रग्स एंड दीज आर यूजुअली सेलिब्रिटीज, इनका एक्सरसाइजिंग हिस्ट्री नहीं होता है. बट देन देयर आर सेलिब्रिटीज लाइक फॉर एग्जांपल माय पर्सनल आइडल, राइट, ऋतिक रोशन. He's been working out since 1997 or 1998. Okay. Right, so उनको 30-35 साल हो चुके हैं. आप उनकी बॉडी देखिए, and that's the difference between a natural body
एंड स्टेरॉइड वाली बॉडी। So he has the natural body. आप उनकी बॉडी देखिए, पिछले 30 साल से he has maintained the same kind of physique, That's true. so it's very impressive. And ऐसे ही आपको हॉलीवुड में भी काफ़ी लोग मिल जाएंगे जिनकी एक लीन फिजिक, बिकॉज आई मेंटेन अ लीन फिजिक थ्रू आउट। मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है आइडेंटिफाई करना कि यार ये बॉडी नेचुरली पॉसिबल है या नहीं। Okay. एक FFMI का कंसेप्ट होता है, दिस फैट फ्री मास इंडेक्स, और उसमें आप देख के आपको पता चल जाएगा कि ओके दिस बॉडी इज अचीवेबल नेचुरली और नॉट। Okay. तो जनरली लीन होना और थोड़ा बहुत मसल मास आप जब पुट ऑन करते हो, इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। Okay. बहुत ज़्यादा मसल मास पुट ऑन अगर आप कर रहे हो तो आप समझ जाओ कि ओके दिस गाय हैज टेकन समथिंग इन द पास्ट। Okay. So दो बॉडी सामने खड़ी हुई हैं, एक स्टेरॉइड दिए हुए हैं, एक नेचुरल बॉडी है। रिप्ट करने के लिए हमने सब कुछ किया है नेचुरल वाले के लिए, और उसने स्टेरॉइड लिए हैं। क्या दोनों बॉडी में डिफरेंस होगा? क्या ये उतना रिप्ट दिख सकता है जितना स्टेरॉइड वाला है? उतना ही नहीं, उससे ज़्यादा भी दिख सकता है। अच्छा, उससे ज़्यादा दिख सकता नॉलेज के ऊपर रहता है। यस, यू कैन रिड्यूस योर बॉडी फैट परसेंटेज टू एनी एक्सटेंट नेचुरली। है? Okay. यस, बॉडी फैट परसेंटेज कम करना इज कैलोरी डेफिसिट। उसमें कहीं कोई स्टेरॉइड आपके काम नहीं आएगा। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने आप को डिहाइड्रेट कर सकते हैं, उसके लिए दे टेक इंजेक्शंस एंड एवरीथिंग, बट श्रेडिंग इज जस्ट डाइटिंग। Okay. सो आप अपना बॉडी फैट परसेंटेज कम करने के लिए कोई स्टेरॉइड नहीं होता, उसके लिए आपको हार्डकोर डाइट करनी पड़ती है। You need for muscle building. मसल प्राइमरली स्टेरॉइड्स आर फॉर मसल बिल्डिंग। Okay. That's true. So if we talk about dairy product, जैसे भी कॉन्सेप्ट आते हैं तो इंडियन बड़ी जल्दी फॉलो करने लगते हैं। अभी पहले कि घी नहीं खाना है, अब किसी ने रिसर्च बोल दिया है कि नाउ एवरीबडी इज टेकिंग इन दी कॉफी आल्सो एज अ प्री वर्कआउट। घी के एक चम्मच डाल लेते हैं। Dairy product, yes. So have you tried that? I think so many people are taking nowadays. Dairy product. ये नया कंसेप्ट नहीं है, ये 10 साल पहले वेस्ट में आके जा चुका है, अब इंडिया में आ रहा है। Oh, okay. इट्स नॉट न्यू। So dairy product काम करते हैं, और when you are getting shredded और जब आप काम कर रहे हो फैट बर्निंग में, dairy product को अवॉइड करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं। Okay, you can take it. Sure. If you are in calorie deficit, you can take whatever you want. कोई प्रॉब्लम नहीं है। Okay, that's true. So let's talk about the Fitter app, और जो वेबसाइट है कि ये कैसे लोगों की हेल्प कर रही है और क्या क्या वहाँ से मिल सकता है आपको बिना पे किए हुए। यू आर नॉट डूइंग सो मेनी थिंग्स कमर्शियली। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आसानी से वहाँ से मिल सकती हैं। राइट, इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन। डाइट प्लान मिल जाएगा फ्री में। ओके। ट्रेनिंग प्लान मिल जाएगा फ्री में। बुक मिल जाएगी। ओके। एंड अगर आपके पास में सवाल है कोई, तो उसके आंसर्स आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। 24/7 आपको आंसर्स मिल जाएंगे। ओके, दैट्स ब्यूटीफुल। आई थिंक इट्स इनफ। अगर किसी को सही में राइट इंफॉर्मेशन चाहिए, एजुकेशन चाहिए, तो टूल्स भी हैं फ्री में। आप डाइट अपनी लॉक कर सकते हो, ट्रेनिंग लॉक कर सकते हो। ओके। आप अपना BMR, बॉडी फैट, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो। सो सिर्फ एक कोच, क्योंकि कोच का टाइम जो होता है वो वैल्यूएबल होता है, उसके लिए हम चार्ज करते हैं, बाकी सारी चीज़ें फ्री हैं। ओके। तो अगर आप किसी कोच के अंडर 1-on-1 कोचिंग के लिए एनरोल कर रहे हो, उसके लिए कोच आपसे पैसे लेता है और हम कोच से कमीशन लेते हैं। दैट्स हाउ वी हैव बिल्ट दिस कंपनी ऑब्वियसली। सो लास्ट 2 or 3 क्वेश्चंस। वन, कोई डिसीज से लड़ रहा है, पुरानी डिसीज है, उससे लड़ रहा है, दे शुड बी मोर ऑफ कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। Yes. Okay. If you are having any sort of disease, there is going to be more muscle wastage in the body. Okay. Yes. अगर कोई भी आपके पास में डिसीज़ है तो आपको अपने मसल बिल्डिंग पे फोकस करना चाहिए। मसल बिल्डिंग आप करेंगे, उससे आपकी इम्यूनिटी भी बेटर होती है। Okay. सो आप ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, आपका प्रोटीन इंटेक भी आप सही रखें। हाइड्रेशन, न्यूट्रिशन, स्लीप, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। Okay. For example, I have hepatitis B since I was a kid. Me and my brother both. Okay. Yes. But I check my liver parameters every 3 to 6 months and everything is normal. Okay. So इंजरीज हैं, किसी को इंजरी हुई है और वो रिहेबिलिटेशन से गुजर रहा है, उस टाइम पे ट्रेनिंग करनी चाहिए या कार्डियो, या फिर उस केस में आपका जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो आपको बेस्ट गाइड कर पाएगा। जनरली वी हैव सीन इन रिसर्चेस आल्सो कि बियॉन्ड 3 weeks रेस्ट इज एक्चुअली नॉट वेरी हेल्पफुल। 3 हफ्ते से ज़्यादा रेस्ट अगर आप करेंगे तो इट कैन एक्चुअली प्रोवाइड यू नेगेटिव साइड इफेक्ट्स। ओके। तो एक 2 हफ्ता 3 हफ्ते तक आप रेस्ट करें, उसमें भी एक्टिव रेस्ट भी आप कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन सीवियरिटी ऑफ द इंजरी, बट उसके बाद में यू शुड बिकम एक्टिव अगेन।
जितना आप एक्टिव होंगे उतनी जल्दी आपके टिश्यूज हील करेंगे, क्योंकि आप जब एक्सरसाइज करते हैं उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, उससे आपका न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो इंजरी के एरिया में ज़्यादा फास्ट पहुंचते हैं। जितनी आपकी डाइट जो बेटर होगी प्रोटीन की, तो प्रोटीन इज ऑल्सो अगेन नीडेड फॉर टिश्यू बिल्डिंग। तो ऑल ऑफ दिस थिंग्स हेल्प इन हीलिंग योर इंजरी फास्टर। दैट्स ट्रू। सो वन ऑफ योर बेस्ट ट्रेनिंग कि आपको लगा हो कि यहाँ सही से काम किया है मैंने, रिजल्ट जो आए थे उसके ट्रेनिंग के, ऐसा कोई ट्रेनिंग आपको याद हो? मेरी पर्सनल ट्रेनिंग जिसमें आपने आपको बेस्ट रिजल्ट मिले बिल्कुल? राइट, सो आई वाज नॉर्मली डूइंग नॉर्मल ट्रेनिंग जो अपना मेरा चलता था बॉडी बिल्डिंग का, एंड आई हैड बिकम श्रेडेड, बहुत लो बॉडी फैट परसेंटेज भी एंड ऑल ऑफ दैट, बट आई थिंक व्हेन आई वेंट टू टाइगर मुay thai, Okay. I was in Thailand for almost 4 to 5 months, Okay. and I learned Muay Thai. I used to train there for 4 to 5 hours every day. उस समय, like the kind of changes I've seen in my body, that was incredible. It changed my entire perspective around health. Wow. I saw me getting at least younger by 5 years, if not more, in those 5 months. And what was that exactly? Like what kind of training? Only It was very high intensity training. Okay. So obviously martial arts ki training, it was very high intensity because you have to survive around in the ring, right? So it also develops your reflexes. It gives you a lot of flexibility, and I used to suffer from back injury, but I think उस training के बाद में मेरी back injury ना सिर्फ कम हुई, my back became even more stronger. बट ये थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव, हाँ, yeah, I know. कि उसमें आप बहुत सारा आपके मेरे ख्याल से पैर के मूवमेंट होते हैं, Yes. किकिंग एंड ऑल। Yes. सो बैक में लोअर बैक और स्टार्टिंग में हुआ, yes, Okay. लोअर बैक में स्टार्टिंग में हुआ, बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम बॉडी में अडेप्टेशंस होती चली गई। ओके। Yes, and then I think that was the most shredded physique of all time. I would Wow. say I was very shredded. I was extremely agile, fast, and now I'm continuing the same training. Okay. I don't do it with the same intensity for 5 hours. But still you do the MMA. Now I have switched to boxing. Actually, you do boxing. Yes, I do boxing. So for the last 2 years, I'm doing boxing now. Okay. So that is part of my regimen. I have moved on from resistance training to more bodyweight training and Okay. high intensity training and boxing. Okay. So you do in home gym or you go somewhere? I go to, there's a nice gym, Multifit Karate. I go there, and Okay. my coach is there, so he comes and he trains me. You still need a coach? Everybody needs a coach. Everyone needs a coach. Yeah. That's true. That's true. So, what message you would like to give to people, जो fitness, especially everybody in India, the youth. अगर वैसे तो हमने बहुत सारी चीजें clear कर ली हैं. Just one message. I think one message would be that sometimes people don't realize the importance of good health until the day they lose it. And then they try to do everything in their power to get it back. But the problem with health is एक बार वो चली जाती है ना तो फिर वापस आती नहीं है, और आती भी है तो it extracts a big toll on you. So अभी है तो don't take it for granted. चली जाएगी तो फिर लौट के नहीं आएगी. Not kidding. Yes. वो कुछ ना कुछ मिस हो जाता है, मतलब योर बॉडी इज नेवर 100% द सेम. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपकी बॉडी में यू विल ऑलवेज एंड अप विद रिग्रेट कि यार उस टाइम पे मैं थोड़ी मेहनत कर लेता तो ये चीज़ नहीं होती, आई वुड हैव बीन इन अ मच बेटर प्लेस. डैमेज हो जाता है, वो फिर डैमेज हो जाता है, रिग्रेट ही रह जाता है फिर. यस. थैंक यू सो मच एंड इट वाज रियली ग्रेट टॉकिंग. और मुझे लगता है मैंने भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे क्लियर हो गए हैं और बाकी बहुत लोगों के क्लियर हो जाएंगे. Thank you so much. Thanks, Naved. That's a pleasure, and Same. yeah, thank you so much.